सरकार हर चीज के ऊपर अपना वर्चस्व बना के रखना चाहती है। आप किसकी पूजा करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आपके घर की महिलाएं कब घर से बाहर निकले और कहां जाएं, दिवाली में आप थाली बजाएंगे या पटाखे, ये सब आज की सरकार या तो खुद तय कर रही है या तो अलग अलग संगठनों को पूरी आज़ादी दे करके तय करवा रही है। संसद का मुख्य काम कानून को सर्वसम्मति से बनाना और उसे लोगों के हित के लिए लागू करना है। और अगर कानून बनाने में बहस ही ना हो, अगर सरकार को विपक्ष से बचा के अध्यादेश के जरिए कानून को लाना है। नमस्कार, प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, अच्छा लगा। 26 जून को जब प्रधानमंत्री ने ओम बिरला की तारीफ करते हुए उन्हें भारत के स्वर्ण युग के दौरान काम करने वाला स्पीकर बताया, तब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे भारत के स्वर्ण युग में जो स्वर्णिम अध्याय लिखे गए हैं उसमें से कुछ एक को इकट्ठा करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि चाटुकार मीडिया आपके लिए ये काम नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत और शोध करके आपके लिए तथ्यों को जुटाती है और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बहुत ऊपर रहता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे कुछ मुख्य कारण थे। पहला, लोग कांग्रेस के समय में हो रहे तथाकथित भ्रष्टाचार से ऊब चुके थे। पूर्व सीएजी विनोद राय द्वारा उजागर किया हुआ तथाकथित कोलगेट और 2G स्कैम की वजह से उस समय की यूपीए सरकार गिरी थी। क्या आप जानते हैं कि उसमें आरोपित अधिकारी या नेता को क्या सजा मिली? आपको याद होगा कि इन दोनों घोटालों को बीजेपी ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। मैंने तथाकथित शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जिस 2G के नाम पर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा गया था, उसी मामले की सुनवाई में 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2G मामले के आरोपी और पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और डीएमके के सांसद कनिमोई को बाइज्जत बरी कर दिया था। सीएजी विनोद राय सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के बाद 2016 में यानी केंद्र में बीजेपी के सरकार के समय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी, इस संस्था का काम सरकारी बैंक को सुचारू रूप से चलाने और उसको वित्तीय लाभ पहुंचाने की रणनीति तैयार करना है। और ये भारत सरकार की एक स्वतंत्र निकाय है। विनोद राय इस संस्था में चेयरमैन पद का भार संभालते हैं। बात पूरी तरह से सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल के काम करने के तरीके में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था और उस समिति में विनोद राय को मानद सलाहकार या फिर कहीं ऑनररी एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया और अलग अलग खबरों के हिसाब से उन्होंने अपना काम 2014 दिसंबर से शुरू कर दिया था। ध्यान रहे, इस समय तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे और इसके अलावा विनोद राय अलग अलग समय पर भारत सरकार के किसी न किसी मंत्रालय या विभाग या राज्य सरकार से जुड़े रहे हैं। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 148(4) पर, और इसके हिसाब से सीएजी रिटायर होने के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकते हैं, चाहे वो भारत सरकार का हो या किसी भी राज्य सरकार का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी सरकार ने संविधान की धारा की अनदेखी करते हुए पूर्व सीएजी विनोद राय को इन पदों पर क्यों बिठाया? क्या उस समय की बीजेपी सरकार ने संविधान को ताक पर रख के उनको ये पद दिया था? क्या सरकार हर अधिकारी के लिए संविधान की धारा को इसी तरह से ताक पर रख देगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार संविधान की कोई परवाह ही नहीं करती है? ये सभी सवाल और घटनाक्रम सरकार के काम करने के तरीके के ऊपर और विनोद राय की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़ा करता ही है। इसी स्वर्ण युग में हमारा देश धीरे धीरे चुनी हुई व्यवस्था से एकाधिकार वाली व्यवस्था में पहुंचता चला जा रहा है और ये आपको सरकार के काम करने के तरीके से लेकर बड़े उद्योगपति के काम करने के तरीके तक में दिखेगा। सरकार हर चीज के ऊपर अपना वर्चस्व बना के रखना चाहती है। आप किसकी पूजा करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आपके घर की महिलाएं कब घर से बाहर निकले और कहां जाएं, दिवाली में आप थाली बजाएंगे या पटाखे, ये सब आज की सरकार या तो खुद तय कर रही है या तो अलग अलग संगठनों को पूरी आज़ादी दे करके तय करवा रही है। इतिहास खुद भी पढ़ा कीजिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, तो पता लगेगा कि जो भी सरकार चुनी हुई व्यवस्था से तानाशाही व्यवस्था की तरफ बढ़ रही होती है, तो वो धीरे धीरे आपको और फिर आपके बनाए हुए व्यवस्था को खत्म करती है। पहले एक अधिकारी, फिर कुछ न्यायाधीश, फिर कुछ समाजसेवी, फिर कुछ बुद्धिजीवी, और इसी तरह से धीरे धीरे वो आप तक पहुंच जाती है
और तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि आप मूक दर्शक बन के उन सभी संवैधानिक संस्थाओं के पतन को देख रहे होते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे। स्वर्ण युग में अध्यादेश की बात भी कर ही लेते हैं। पीआरएस के आंकड़ों के मुताबिक भारत सरकार 2014 से 2021 तक संसद में अध्यादेश के जरिए 76 बिल लेके आई है, जो कि पुरानी सरकारों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ज़्यादा का नहीं है, सवाल जिस विषय के लिए अध्यादेश लाया गया है उसका है। किसानों के लिए लाया गया कानून आपको याद ही होगा। ज़्यादातर कृषि क्षेत्र के जानकार इसे उद्योगपतियों के लिए लाया गया कानून भी कहते हैं। ये 3 कृषि कानून अध्यादेश के जरिए ही लाए गए थे। अब बहुत लोग इसे काला कानून बोलना ही पसंद करते हैं और इसी नाम से जानते हैं। 2013 और उसके बाद भी कई बार बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है। हम दिल्ली वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला काम करेंगे, उनको निवेदन करके केंद्र सरकार को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग यानी तैनाती का अधिकार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को दे दिया, तो ऐसा लगा कि केंद्र सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और सरकार उसी साल अध्यादेश पारित करवा लेती है, जिसे लोग आसान भाषा में दिल्ली अध्यादेश के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनी हुई सरकार के ऊपर बैठाकर केंद्र सरकार अपने हिसाब से सरकार चला रही है। अगर बीजेपी को ये लगता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही शासन चलाना चाहिए, तो ये बात उसे अपने घोषणा पत्र में लिख देना चाहिए और जनता को तय करने देना चाहिए कि उसे चुना हुआ मुख्यमंत्री चाहिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर। 2017 में 7 जजों के संविधान पीठ ने कड़े शब्दों में अध्यादेश को फिर से जारी करने की व्यवस्था, मतलब एक ही कानून को बार बार अध्यादेश के जरिए लाते रहने की व्यवस्था को संविधान के साथ धोखाधड़ी और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं देखा गया और सरकार 2018 में भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश यानी द इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आती है और उसे फिर से 2019 में लेके आती है। और संविधान पीठ ने इसी व्यवस्था की आलोचना की थी और अलोकतांत्रिक कहा था। और इसी तरह से और भी बहुत अध्यादेश हैं जिसको लाने का तरीका बहुत विवादास्पद है और उन सभी अध्यादेश पर गहन चर्चा की जरूरत थी और है। संसद का मुख्य काम कानून को सर्वसम्मति से बनाना और उसे लोगों के हित के लिए लागू करना है। और अगर कानून बनाने में बहस ही ना हो, अगर सरकार को विपक्ष से बचा के अध्यादेश के जरिए कानून को लाना है, तो संसद की आवश्यकता ही क्या है। 19 मई 2024 के टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान 25 बार बंगाल का दौरा किया और अगर एक दौरे में 20 मिनट का भी समय वो स्टेज पर देते हैं तो करीब 500 मिनट यानी 8 घंटा और 20 मिनट होता है। और अगर इसमें आने जाने का समय जोड़ दिया जाए तो ये करीब 20 से 25 घंटा हो जाएगा। और यह भी मैंने कम से कम जोड़ा है तब। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2023 को संसद में दिए अपने 2 घंटे 20 मिनट के भाषण में मणिपुर पर करीब 10 मिनट ही बोल पाए और इसके बाद भी मणिपुर जलता रहा और आज भी वह शांति के लिए अपनी राह देख रहा है। इस बात से प्रधानमंत्री की प्राथमिकता तो समझ में आती है। जो प्रधानमंत्री हर छोटी छोटी बातों पर ट्विटर या फिर एक्स पर किसी की हालचाल पूछने में संकोच नहीं करते, वो प्रधानमंत्री मणिपुर के मसले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए रहते हैं। हम इस देश के सिपाही हैं और हमें भ्रष्टाचार, कालाधन, बेनामी प्रॉपर्टी, नकली नोट, आतंकवाद से मिलजुल के लड़ना है। आपको कुछ याद आया? ऐसी ही कुछ बातें प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से पहले अपने भाषण में कही थी। नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री का दावा था कि इससे कालाधन और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। कालाधन खत्म होने की जगह बड़े लोगों ने अपना कालाधन सफेद कर लिया और रोजगार की कमर टूट गई। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष बैजनाथ राय ने द टेलीग्राफ से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि असंगठित क्षेत्र में करीब 20 लाख लोगों ने नोटबंदी के कारण अपनी नौकरी खो दी और वहीं सरकार करीब 1,35,000 नौकरी ही दे पाई है। प्रश्न ये उठता है कि देश में कितना काला धन है, क्या ये आंकड़ा सरकार के पास था? और अगर था तो इस आंकड़े तक सरकार कैसे पहुंची? नोटबंदी भारत सरकार के किस संस्था या अफसर के कहने पे किया गया? इसको करने के पहले कितनी बार मीटिंग हुई? उस मीटिंग में कौन कौन थे?
और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार ने आज तक नहीं दिया। 2016 सितंबर तक आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन ने अलग अलग मंचों से और अपने किताब के जरिए यह साफ किया है कि नोटबंदी की सलाह उनसे या पूरे आरबीआई से नहीं ली गई थी और न ही उनके कार्यकाल तक इसकी कोई तैयारी थी। इनकी इस बात से साफ हो जाता है कि आरबीआई से भी इस बारे में सितंबर महीने तक कोई आधिकारिक बात नहीं थी और नोटबंदी की घोषणा सरकार ने बिना किसी मजबूत आधार के अपने मन से ही कर दी थी। अगर सरकार को यह लगता है कि रघुराम राजन की बात गलत है और वो गलत बोल रहे हैं तो सरकार को आरबीआई से मीटिंग की आधिकारिक फाइल नोटिंग जारी कर देनी चाहिए और अपना पक्ष साफ करना चाहिए। जो सरकार प्रधानमंत्री के छोटे से छोटे कार्यक्रम के फोटो को सोशल मीडिया में साझा करती है, वो सरकार इतनी बड़ी बात पर चुप क्यों है? ये सवाल इसलिए जन्म ले रहा है क्योंकि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 99% से भी ज़्यादा रुपए जो लोगों के पास थे वो बैंक को वापस मिल गए और बचे हुए 1% के लिए ये माना गया कि उसमें से बहुत सारा हिस्सा नेपाल में होगा क्योंकि नेपाल में भारत का रुपया व्यवहार में है। तो फिर ये काले धन का गणित का सवाल किसने सॉल्व किया था और किसके लिए किया था? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 यानी नोटबंदी के साल के दिसंबर तक करीब 100 लोगों की जान इस नोटबंदी से जुड़े हुए अलग अलग कारणों से गई है। मैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जानकार नहीं हूं, इसलिए मुझे अलग अलग लेख पढ़ना पड़ा है बहुत कुछ समझने के लिए। और अगर तथ्यों में कोई त्रुटि हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसे अगले वीडियो में ठीक कर लूँगा। अब बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जो 17वीं लोकसभा के स्पीकर थे और 18वीं लोकसभा के स्पीकर नियुक्त हो गए हैं। चली आ रही परंपरा के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने डिप्टी स्पीकर पद की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास ही रहा है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को इसलिए दिया जाता है कि इससे दोनों पक्ष का विश्वास एक दूसरे पर बना रहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विश्वास के माहौल में मिलजुल के काम करते हैं। तकनीकी रूप से बीजेपी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, लेकिन बहुत बार बात तकनीक से बाहर की होती है। डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस या विपक्ष को ना देना पड़े, इसलिए बीजेपी इतिहास की दुहाई दे रही थी। लेकिन इसी इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि विपक्ष के नेता थे, उनकी अगुवाई में भारतीय दल को संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के ऊपर अपना पक्ष रखने के लिए भेजा था। क्या बीजेपी इतिहास से ये सीख भी लेना चाहेगी? शशि थरूर ने जब 18वीं लोकसभा में अपना शपथ ग्रहण किया और अंत में जय संविधान कहा तो उन्हें ओम बिरला ने टोका और ये कहा कि हम संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य था क्योंकि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं, इसलिए अंत में ये बोलने की जरूरत नहीं थी। जय हिंद, जय संविधान। बधाई हो आपको। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। ये संविधान की शपथ है। हो सकता है ये टोकना अनौपचारिक रहा हो, लेकिन ओम बिरला का ये अनौपचारिक व्यवहार बिल्कुल ही सही दिशा में नहीं था। उनके हिसाब से जो लोग शिव की आराधना करते हैं और शिव मंदिर जाते हैं, तो क्या उन्हें शिव मंदिर में जय शिव शंभू या हर हर महादेव जैसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो शिव मंदिर में ही गए हैं? दरअसल उनका इस तरह से शशि थरूर को टोकना उनको उकसाना था और कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें ओम बिरला से 18वीं लोकसभा में क्या उम्मीद करनी चाहिए। पिछले राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में और राहुल गांधी का लोकसभा में अदानी पर दिया हुआ बयान को सभा के रिकॉर्ड से ही हटा दिया था, तब ये समझना बहुत मुश्किल था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या अदानी के ऊपर बात करने से दोनों सदनों के चेयरमैन और स्पीकर को इतना बुरा लगा? लेकिन क्यों? आखिर दोनों को एक ही मसले पर बुरा कैसे लगा और क्यों लगा? यह घटना बहुत कुछ इशारा कर रही थी।
सदन सवालों और जवाबों के लिए ही होते हैं। इसमें विपक्ष सरकार को जिम्मेवार बनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसी क्रम में वह सरकार से सवाल पूछता है और सरकार के मंत्री उसका जवाब देते हैं, और इसी तरह विपक्ष सरकार को लोगों के मुद्दे से जोड़ के रखता है। अगर संसदीय प्रणाली में हम विपक्ष को सिर्फ नियमों का आड़ लेकर सवाल ही पूछने से रोक देंगे तो यह संसदीय लोकतंत्र के ऊपर भद्दा मजाक होगा। अब संसद में सुरक्षा चूक के मामले को ही लीजिए। 2 लोग संसद भवन के अंदर घुस आते हैं और संसद के अंदर नारे लगाते हैं और उन्हीं के 2 साथी संसद के बाहर, और इसी सुरक्षा में चूक को लेकर संसद सदस्य सदन में बहस की मांग कर रहे थे और गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से सदन में बयान मांग रहे थे, और ये बहुत स्वाभाविक था। विपक्षी नेताओं के सवालों से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 34 मंत्रियों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में लेके आए और उन्होंने बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये बताया कि विपक्ष के सदस्यों ने पहले से विरोध करने की प्लानिंग कर रखी थी और विपक्ष के लोग राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर की बात नहीं मान के संसद का अपमान कर रहे हैं। पीयूष गोयल की बात बचकानी ज़्यादा लगी, क्योंकि एक तो वो जब खुद विपक्ष में थे तब का समय भूल गए और दूसरा वो सदन को स्कूल बना के रखना चाह रहे हैं। और इनके दिए हुए कारणों का विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी को सवाल पसंद ही नहीं है, और यही आपको संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखेगा। अब जहां लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को इस गंभीर मसले पर सरकार से जवाब देने के लिए कहना चाहिए था, उसके उलट उन्होंने दोनों सदनों के 140 से अधिक विपक्षी नेताओं को ही निलंबित कर दिया, जिससे कि सवाल ही ना पूछे जा सकें। निलंबन के इस फैसले की आलोचना दुनिया भर की मीडिया ने किया। इस मुद्दे पर ना ही नरेंद्र मोदी ने और ना ही अमित शाह ने संसद में कोई बयान दिया और न ही बहस हुई। हर बार की तरह इस बार भी वो चुप्पी साध गए। हमारे प्रधानमंत्री अलग किस्म के वक्ता हैं, जो अकेले में तो बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि कोई सवाल नहीं होता, लेकिन जैसे ही करण थापर जैसे पत्रकार के सवाल का जवाब देने का समय आता है, संसद में जवाब देने का समय आता है, विदेशी मीडिया को जवाब देने का समय आता है, तो ना जाने हमारे वक्ता प्रधानमंत्री को क्या हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। सिर्फ सवाल पूछा है, उम्मीद है बुरा नहीं लगेगा। सदन के स्पीकर से हम उम्मीद लगाते हैं कि वो बिना भेदभाव के और निष्पक्षता से विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देंगे और उनका व्यवहार सबके लिए समान होगा। जिस स्वर्ण युग के बारे में प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में बोल रहे थे, मैंने आपको उसके कुछ स्वर्णिम अध्याय बताए हैं। आप सभी सुनने वालों को हार्दिक बधाई। हमारे देश का विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है। ईरान और फ्रांस में चुनाव के दौरान लोगों ने फासिस्ट ताकतों को सत्ता से दूर रखा है। नमस्कार।